अपन सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? सप्लाई। सप्लाई का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल सेलो ये मार्कर बनाता है, तो सेलो इज एबल टू प्रोड्यूस हाउ मच मार्कर्स टू यू। ठीक है, कितने वो मार्कर्स तुम्हें दे सकता है, दिस इज सप्लाई। ठीक है, दिस इज एबल टू डू, इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एबल टू डू। एबल का मतलब है कि अगर मैंने कोट कर दिया कि स्टीव मैं तुम्हें 1000 मार्कर बना के दे सकता हूँ, पर मेरी इन्वेंट्री नहीं है या मेरी प्लांट ही नहीं है कि मैं 100 मार्कर या 1000 मार्कर तुम्हें बना के दे सकता हूँ, तो सप्लाई में इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द फर्म इज एबल टू ऑफर दैट मच कॉमोडिटी फॉर सेल्स। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक, अब देखो दो तरह की हमारी सप्लाई होती है, एक हमारी होती है इंडिविजुअल सप्लाई और एक होती है मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल का मतलब है सीधी सीधी ये है कि एक इंडिविजुअल फर्म कितना आपको प्रोड्यूस करके दे पा रही है, और मार्केट सप्लाई में ऑल दी फर्म्स, हाउ मच ऑल दी फर्म्स कैन प्रोड्यूस एंड गिव इट टू यू। ठीक है, दीज टू थिंग्स आर इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई। इनकी डेफिनेशन कैसे लिखने की है अपने को? आपको सप्लाई ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी एट अ पर्टिकुलर प्राइस बाय सिंगल फर्म। अपन सप्लाई का जब ग्राफ देखते हैं तो सप्लाई के ग्राफ में सेम ही होता है ना, ऊपर पी आता है, नीचे क्वांटिटी डिमांडेड या क्वांटिटी सप्लाइड आती है ना। तो देख सबसे पहले वो क्या कह रहा है, सप्लाई ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी एट पर्टिकुलर प्राइस बाय एन इंडिविजुअल फर्म और सिंगल फर्म, और इन सेकेंड केस supply of particular commodity at a particular price by all the firms in the market, that is known as market supply। ठीक है, ये दो चीज़ होती हैं। अब देखो एक चीज़ आती है सप्लाई फंक्शन। फंक्शन का मतलब होता है ये कि कोई भी चीज़ कितनी चीज़ों पे डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल तो मैं ट्रिप बनानी है एक लोनावला तक की, तो ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट होगी। पहली चीज़ अवेलेबिलिटी ऑफ व्हीकल है तुम्हारे पास कि नहीं, फिर तुम्हारे पास बजट है कि नहीं, फिर तुम्हारे पास साथ में जाने के लिए बंदे हैं कि नहीं, फिर तुम्हारा मूड है कि नहीं, फिर तुम्हारी हेल्थ इंपॉर्टेंट है कि नहीं, या हेल्थ तुम्हारी ठीक है कि नहीं। तो ये सारे फैक्टर्स होंगे फॉर योर ट्रिप टू लोनावला। ठीक है, ऐसे ही हमारी जो सप्लाई होती है उसके भी कुछ डिटर्मिनेंट होते हैं या कुछ डिटरमाइनिंग फैक्टर्स होते हैं, उन्हीं को हम सप्लाई फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, सो व्हाट आर सप्लाई फंक्शन? सप्लाई फंक्शन आर द डिटरमिनेंट ऑन विच सप्लाई इज डिपेंडेंट। ठीक है, इतना इजी सा ये होता है सप्लाई फंक्शन। बट अब प्रॉब्लम ये आती है ना, बंदों को ये याद नहीं होता है, ये जो है पी एक्स, पी आर, पी एफ, जी टी, ये वो इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं ना, ये अपने को याद नहीं होती। इसके लिए अपन एक ट्रिक यूज़ करते हैं। ये देख, अपने को बस याद रखना है पी एक्स। क्या याद रखना है? पी तो हो ही जाएगा तेरे को, पी यहाँ पे लिखा हुआ है, तेरे को बस लिखना है एक्स। ठीक है, ठीक। अब देख मुझे एक बात बता, अगर मैं ये दोनों डंडियों को जोड़ दूं तो आर हो जाता है ना, मतलब एक्स ऐसा बनता है, एक्स की दोनों डंडियों को नीचे वाली जोड़ दूं तो ये आर बना सकता हूं ना मैं, आर बन गया। ठीक है, अब देख एक्स से आर बन सकता है ना, ठीक है, और आर से एफ भी बन सकता है ना, एफ आर से एफ भी बन सकता है ना। ठीक है, तो अपन क्या देख रहे हैं, अपन पी लिखेंगे, सबसे पहले एक्स लिख देंगे, एक्स से हम बना देंगे आर, और आर से हम बना देंगे एफ। तो देख तेरे तीन फंक्शंस खत्म हो गए, एक्स, आर, एफ और पी एफ। ठीक है, सबके आगे पी लग रहा है इसीलिए अपन सीधा सीधा कर रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले क्या किया हमने, एक्स लिखा, फिर एक्स में से आर बना दिया, फिर इसी को एफ बना दिया, और पी कॉमन ही है तीनों में। तीन याद हुए डिटर्मिनेंट। अभी इनकी फुल फॉर्म करा दूंगा, बस तू अभी आगे के अल्फ़ाबेट्स याद कर ले। ठीक है, तीन हो गए, पी एक्स, आर और पी एफ। ओके, पी एफ। देख दूसरी चीज़ देख, बाद में लिख लेना। अब देख फिर क्या है, गेट नाग। क्या? गेट नाग। नाग मतलब सांप ना, वही वाला नाग। क्या बोल रहा हूँ मैं? गेट नाग, गेट नाग। अपन ने पहले क्या याद किया है, पी क्या है, 3 बार पी लिखा,
पहले अपन ने x लिख दिया, फिर r, फिर f, फिर गेट नाग, गेट नाग, ये होते हैं तेरे सप्लाई फंक्शन। बहुत इजी। अब देख, जब भी हम x की बात करते हैं सप्लाई में, तो वी आर डीलिंग विद द कॉमोडिटी। कोई भी x अगर है तो x इज नथिंग बट योर कॉमोडिटी। ठीक, तो P फॉर प्राइस, X फॉर कॉमोडिटी, तो प्राइस ऑफ कॉमोडिटी। ठीक है, अब दूसरे में R आ रहा है। R माने रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स। अब देखो रिलेटेड गुड्स में क्या क्या आएगा। रिलेटेड गुड में दो चीज आ सकती हैं। एक, दो ही तरह की चीज होती हैं, बता कौन कौन सी होती है? नहीं नहीं, रिलेटेड गुड, रिलेटेड गुड क्या होता है? मार्कर का रिलेटेड गुड क्या होगा? इससे रिलेशन में कौन से वो चीजें आएंगी? पहली चीज आएगी चौक, है ना? चौक क्या होगी? सब्स्टिट्यूट। और इसकी इंक क्या आएगी? कॉम्प्लीमेंट्री। तो रिलेटेड गुड में दो ही आ सकती है ना, एक तो सब्स्टिट्यूट और तेरी एक सेम ही है, पूरी इकोनॉमिक्स ही सेम है। ये देख, रिलेटेड गुड का मतलब है सब्स्टिट्यूट और कॉमोडिटी, क्योंकि प्राइस तेरे सब्स्टिट्यूट गुड का क्या है उस पर भी तो सप्लाई डिपेंड करेगी, और प्राइस तेरे इसका, ये क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड के पे भी डिपेंड करेगी ना। ठीक, अब देखो तीसरा है एफ। एफ इज फॉर फैक्टर इनपुट। फैक्टर इनपुट क्या होता है? फैक्टर इनपुट कुछ नहीं होता है, इस मार्कर के प्रोडक्शन में क्या क्या फैक्टर लगे थे वही होते हैं फैक्टर इनपुट। फैक्टर इनपुट आर द पॉइंट्स विच आर रिक्वायर्ड और विच आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनी कॉमोडिटी। ठीक है, अब देखो Px अपने को क्लियर हुआ। X का मतलब क्या होता है? कॉमोडिटी। P का मतलब प्राइस, प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, प्राइस ऑफ F क्या था? फैक्टर्स इनपुट, इनपुट फैक्टर्स। ठीक है, अब ये तीन क्लियर हुए ना? वेरी गुड। और अपन ने याद क्या किया है? सबसे पहले Px आएगा, फिर क्या आएगा? PR, फिर PF, फिर गेट नाग। वेरी गुड। अब देख, अब तीसरी आती है जी। जी होता है भाई गोल ऑफ फर्म। अब मुझे एक बात बता, अल्टीमेट बंदा काम क्यों करता है? प्रॉफिट में रहने के लिए। सही बात है, पैसा कमाने के लिए। तो व्हाट इज अ गोल ऑफ फर्म? टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। बस EX, EX क्या होता है? एक्सपेक्टेड। ये X तो वही होता था ना कॉमोडिटी, तो एक्सपेक्टेड चेंज ऑफ प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी। E क्या होता है? एक्सपेक्टेड चेंज ऑफ प्राइस ऑफ कॉमोडिटी। प्राइस इंक्रीज होगा या प्राइस डिक्रीज होगा, उसी पे सप्लाई डिपेंड करेगी। अभी अब आगे फैक्टर देखेंगे। तो E क्या होता है? एक्सपेक्टेड चेंज इन प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी। ठीक, अब देख T। T इज फॉर टेक्निकल नो हाउ। टेक्निकल नो हाउ का मतलब, अगर मैंने बोला स्टीव इस मार्कर में इंक डाल दे, तो इस मार्कर में इंक डालने के लिए तेरे को पता होना चाहिए कि ये क्लॉकवाइज नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज घुसता है। ठीक है, टेक्निकल नो हाउ का मतलब है कि अगर मैंने बोला फॉर एग्जांपल स्टीव इस मार्कर में इंक डाल दो, तो इस मार्कर का अगर तुम्हें पता ही नहीं है क्लॉकवाइज घूमता है या एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, कैसे कर पाओगे? जैसे तुम्हारी अगर एक्टिवा ख़राब हो जाए या तुम्हारी बाइक ख़राब हो जाए, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इंजन ऑयल कहाँ डलता है। अपन को नहीं पता, तो अपन किसके पास जाएंगे? टेक्नीशियन के पास जाएंगे। तो टेक्निकल नो हाउ का मतलब है कि तुम्हें पता है उसकी टेक्निकलिटीज़ क्या क्या हैं। जैसे हमें नहीं पता, हाँ, टेक्निकलिटी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए उस कॉमोडिटी की। ही मस्ट बी टेक्निकली अवेयर कि हाउ थिंग्स वर्क। ठीक, तो टेक्निकल नो हाउ हो गया। अब देख NF, नंबर ऑफ फर्म्स। नंबर ऑफ फर्म्स
इन इंडस्ट्री। अब ये एग्जाम्पल सेलो बना रहा है, तो सेलो को पता होना चाहिए कि इसके कॉम्पिटिटर्स क्या हैं। इसका नटराज कॉम्पिटिटर है क्या, इसका कैमलिन कॉम्पिटिटर है क्या। तो जो भी बिजनेस चला रहा है, ही और शी मस्ट बी अवेयर अबाउट ऑल द नंबर ऑफ फर्म्स विच आर प्रोड्यूसिंग द सेम कॉमोडिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्लासेस चला रहा हूँ तो आई शुड बी अवेयर अबाउट ऑल द क्लासेस अराउंड मी। करेक्ट। तो नंबर ऑफ फर्म्स आर एसोसिएटेड विद द सेम कॉमोडिटी। जीपी बोले तो गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या करती हैं? गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया है स्टेशनरी पे, मेरे को फ़ायदा होगा, मैं अपने नोट्स आराम से छपवा पाऊँगा। इन केस तू बाइक एंथुसियास्ट है, तो या फिर तू तेरी बाइक की वो है इंडस्ट्री, सरकार ने टैक्स बाइक्स पे कम कर दिया, ठीक है, या सरकार ने जैसे ईवी प्रोड्यूसर है तू, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ देनी चालू कर दी कि आप ईवी खरीदो लाख रुपए की, 20,000 हम पे करेंगे, हम डिस्काउंट देंगे आपको, ठीक है। तो उससे तेरा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा ना, उससे तेरी सप्लाई बढ़ जाएगी, उससे तेरा प्राइस बढ़ जाएगा, उससे तेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज इज ऑल्सो अ डिटरमाइनिंग फैक्टर फॉर सप्लाई, ठीक है। बस इतना सा था। अब अपन क्या याद रखेंगे? पी एक्स, पी आर, पी एफ, गेट, नाग, ठीक है। पी एक्स इज प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, पी आर इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में भी क्या आएगा? एक तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्सटीट्यूट गुड्स। फिर पी एफ प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट। फैक्टर इनपुट का मतलब है प्रोडक्शन में क्या क्या फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद गेट, जी, जी इज फॉर गोल ऑफ द फर्म। गोल ऑफ द फर्म इज टू मेक मैक्सिमाइज प्रॉफिट। जी और क्या है? ई, ई क्या है? एक्सपेक्टेड प्राइस राइज, ठीक है, ऑफ अ कॉमोडिटी। उसके बाद क्या है? जी ई टी, टी फॉर टेक्निकल नो हाउ। टेक्निकल नो हाउ का मतलब है द ओनर मस्ट बी टेक्निकली अवेयर हाउ थिंग्स वर्क्स। नाग, एन, नंबर ऑफ फर्म्स एसोसिएटेड विद द टाइप ऑफ कॉमोडिटी, ठीक। उसके बाद क्या? नाग जी, जी इज गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है। अपन ऐसे सप्लाई फंक्शन याद कर लेते हैं, ठीक है। बस इतना सा है। अपन सप्लाई में 5 ग्राफ पढ़ेंगे सिमिलर टू डिमांड। देख, सेम ग्राफ बनता है प्राइस क्वांटिटी। अब एक चीज़ बताओ मुझे, जैसे जैसे किसी चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है, ये चीज़ महंगी होती जा रही है, तो इसकी सप्लाई बढ़ती जाएगी ना, सप्लाई बढ़ाता जाएगा ना तू, तो इसका ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना, पक्का, ठीक। अब देखो, जैसे हम लोगों ने क्वांटिटी डिमांडेड में देखा था, तो हमारा 0 पे ग्राफ ऐसा था, ठीक है। फिर हमारा ग्राफ ऐसे हुआ था, लेस देन 1, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, इन्फिनिटी, ठीक है। तो उसमें हमारा ग्राफ क्या था? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था ना। तो हमारा सबसे पहले ग्राफ 0 पे क्या था? स्ट्रेट, देन फिर हमारा हल्का सा ऐसा टेढ़ा, फिर ये और फिर ठीक, सेम परफेक्टली इलास्टिक पे ग्राफ सीधा, ठीक है। इसका जस्टिफिकेशन हम लोग बाद में देखेंगे, बट ग्राफ पेपर में अपन कंफ्यूज ना हो इसलिए अपन ट्रिक्स ही करें, ठीक है। तो क्वांटिटी सप्लाई का ग्राफ स्ट्रेट, ठीक है। इसमें लेस देन 1 हल्का सा टिल्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ओरिजिन से आ रहा है इक्वल टू 1, ठीक। उसके बाद हल्का और टिल्ट हो रहा है, बट प्राइस से स्टार्ट हो रहा है, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 का, और प्राइस इन्फिनिटी 0, ठीक है। तो देखो ऐसे है, फिर थोड़ा सा ट्रेवल करके यहाँ तक पहुँचा, फिर यहाँ तक पहुँचा, फिर यहाँ तक पहुँचा, फिर ये हो गया, ठीक है। अब देखो जस्टिफिकेशन क्या है इस ग्राफ का। जस्टिफिकेशन यही है, सेम Q बाई पी, रेशियो ऑफ Q बाई पी। इन केस ऊपर वाला 0 होता है तो वैल्यू 0 आती है ना, और नीचे वाला अगर 0 होता है तो वैल्यू इन्फिनिटी आती है। इन केस ऑफ दिस
प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहेगा ना, इररेस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इस वाले केस में देख प्राइस कांस्टेंट है, विद अ स्मॉल चेंज ऑफ प्राइस देयर इज ह्यूज डेविएशन इन क्वांटिटी सप्लाइड इज कॉल्ड, ये इज द केस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। ठीक, इस केस में with a small change of quantity supplied there is a huge change in price, elasticity is 0, perfectly inelastic, perfectly elastic, सही है, perfectly elastic। इसमें यूनिटरी इलास्टिक ना, यूनिटरी इलास्टिक। इसका मतलब क्या है, जितना चेंज तेरे प्राइस में हो रहा है उतना ही चेंज क्वांटिटी सप्लाइड में हो रहा है। ठीक है, इस केस में क्या होगा, क्वांटिटी अपॉन प्राइस स्मॉलर देन 1, तो क्वांटिटी तेरी कम सप्लाई हो रही है देन दी चेंज इन प्राइस। हाँ, ये इनइलास्टिक ही होगा और ये इलास्टिक होगा, हाईली इलास्टिक। ठीक, हाईली इलास्टिक बस 1 से ज़्यादा है इसलिए हाईली इलास्टिक बोलने का है 1 से ज़्यादा में। देखो हाईली इलास्टिक क्यों बोलेंगे, जैसे अगर मैं इस रबर को खींच पाता, फॉर एग्जांपल ये रबर होती, मैं इसको खींच पाता, तो जितनी मैं फोर्स लगा रहा हूँ, पेपर से ये पेपर है, जितनी मैं फोर्स लगा रहा हूँ उतना ही ये खींच रहा है, यूनिटरी इलास्टिक। बहुत कम फोर्स लगा रहा हूँ पर बहुत ज़्यादा खींच जा रहा है, तो परफेक्टली इनइलास्टिक। बट अगर मैं, तीसरा केस क्या होगा, बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहा हूँ और बहुत कम खींच रहा है, तो क्या, हाईली इलास्टिक। अगर थोड़ी सी फोर्स में बहुत ज़्यादा खींच रहा है तो हाईली इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब होता है कौन कितना ज़्यादा चेंज बियर करता है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ कोई भी अपना ये जो ट्राउज़र है वो अच्छा इलास्टिक है, तो अच्छा इलास्टिक यानी कि हाईली इलास्टिक का मतलब अच्छी तरह स्ट्रेच होता है, तेरे मूवमेंट के साथ वो अच्छी तरह स्ट्रेच होता है, दैट इज़ हाईली इलास्टिक। और अगर वो नहीं चेंज हो रहा है विद द फोर्स यू आर अप्लाइंग, तो इट इज़ लो इलास्टिक। ठीक है, बस ये 5 ग्राफ होते हैं, इनको बहुत ध्यान से करने का है अपने को। कौन सा, 2 चीज़ होती हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, एक होती है डिक्रीज इन सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को दबाने का है, और डिक्रीज का मतलब किसी चीज़ को कम करने का है। कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीजिंग दोनों डिफरेंट टर्म है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन सीधा अगर अपन फिजिक्स की भाषा में समझे तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है इफ़ आई एम अप्लाइंग दोनों, हाँ, स्क्वीजिंग। और डिक्रीजिंग का मतलब है कि अगर एक तरफ से भी कम करने का है, मतलब इसको मैंने कम कर दिया, डिक्रीज कर दिया इसकी लेंथ। ठीक है, पीछे वाली लेंथ को कुछ नहीं किया ना, बस इसको ये हटा दिया तो थोड़ी लेंथ इसकी डिक्रीज हो गई। ठीक है, अब देख डिक्रीज, ये डिक्रीज है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है ये दोनों को दबा दूंगा मैं और इसको पिचका के सिक्का बना दूंगा। तू हल्के तो कर सकता है। चल, मैं ऐसा थोड़ा गुस्से में रहता था उसके सामने, तो मेरे को वो भैया क्यों नहीं कहता तेरे को, स्टीव क्यों कहता है भैया, बुलवाया कर, 3 साल बड़ा है तो उससे, तो आदत पर मान, हाँ तू बड़ा है क्या। हाँ नहीं, लेकिन वैसा कुछ नहीं है, अभी मैं ऐसा लेके यूज्ड टू हो गया, क्योंकि अभी मैंने ऐसा पापा को भी देखा, पापा लाइक जो भी 4 साल उनसे बड़ा है वो ऐसा नाम से ही। चल वो भी ठीक है, खैर कॉर्पोरेट में तो ये होता ही है। देख, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि दोनों पैरामीटर दब रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है प्राइस भी कम हो रही है, क्वांटिटी भी कम हो रही है, दोनों चीज़ें कम हो रही हैं। पहले अगर तेरा प्राइस यहाँ था तो प्राइस अब यहाँ है, सॉरी कॉमोडिटी, फॉर एग्जांपल अगर कॉमोडिटी तेरी यहाँ थी, कॉमोडिटी की क्वांटिटी यहाँ आ गई, इनकेस प्राइस तेरा यहाँ था, प्राइस तेरा यहाँ आ गया, तो दोनों ही फैक्टर एक साथ रिड्यूस हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, when there is a decrease in quantity due to decrease in price, तो अगर क्वांटिटी सप्लाई कम हो रही है बिकॉज प्राइस उसका कम हो रहा है। ठीक है,
इन दैट कंडीशन तेरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई हो रही है। ये क्या होता है, डिक्रीज इन इट्स ओन प्राइस। जब कंपनी अपने प्राइस को कम कर देती है तो वो सीधा सीधा सप्लाई भी कम कर देती है, ठीक है। क्योंकि हमेशा कंपनी ध्यान रखना, महंगी चीज़ बनाएगी तो ज़्यादा बनाएगी, क्योंकि महंगी चीज़ों पे उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब इसको अदरवाइज नहीं लेने का है, उसको सिर्फ ग्राफ में ही लेने का है। वैसे देखोगे तो उल्टा ही होता है, महंगी चीज़ें कम होती हैं जनरली स्टोर्स में, बट महंगी चीज़ों पे मार्जिन ज़्यादा होता है ना। कोई चीज़ अगर 1 लाख रुपए की है और कोई चीज़ 10,000 रुपये की है, तो सीधी सीधी बात है 1 लाख रुपए पे मार्जिन उन लोगों का ज़्यादा कट रहा होगा। तो अगर प्राइस कम किया तो क्वांटिटी सप्लाइड कम हो गई, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन। दोनों पैरामीटर कम हो रहे हैं। अब दूसरा केस देखो, डिक्रीज इन सप्लाई। अब सप्लाई गिर रही है बट प्राइस सेम ही है। सप्लाई गिर रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 50 थी, 25 हो गई, बट प्राइस रिमेन्स दी सेम। ये देखो, पहले लाइक उन लोगों ने प्राइस बढ़ाया जब क्वांटिटी उतना बना है, तो उसके बाद जब डिमांड ऐसा कम हो गया तो इसकी वजह से ऐसा सप्लाई। बस ऐसे ही समझ ले, क्वांटिटी जब कम हो रही है तो प्राइस कम हो रहा है, या फिर क्वांटिटी कम हो रही है वाई बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन प्राइस। बस इतना समझ ले। दोनों पैरामीटर को तेरे को कम करने का है तो उसको कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अब डिक्रीज इन सप्लाई को समझ ले, फिर उसको दोबारा जाएंगे अपन समझने। देख, फॉर एग्जांपल तेरी सप्लाई कम हो रही है बट प्राइस रिमेन्स द सेम। कैसे होगा ये? इन केस प्राइस ऑफ इनपुट, जो जैसे ये मार्कर बन रहा है, ठीक है, मार्कर को मैं सेम ही प्राइस में बेच रहा हूँ। इसका एक एग्जांपल तुझे बताता हूँ। देख, तूने कभी कभी ऐसा देखा है कि तू क्या खाता है, समोसे खाता है ना, ठीक है। तो मुझे एक बात बता, फॉर एग्जांपल पूरे मार्केट में 10 रुपये के समोसे मिल रहे हैं, ठीक है। अचानक से आलू के प्राइस बहुत बढ़ गए, है ना। तो आलू के प्राइस बहुत बढ़ जाते हैं तो समोसों की शेप छोटी हो जाती है ना, ये ऑब्जर्व किया है। आलू के प्राइस बहुत बढ़ गए। या फिर फॉर एग्जांपल तू नूडल्स खाने गया, प्याज के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, नूडल की क्वांटिटी थोड़ी कम कर देगा। अच्छा, जितना भी फैक्टर्स है, मतलब जो हाँ, जो भी जितने भी फैक्टर्स हैं उनमें से किसी की प्राइस हाइक हो गई होगी। जैसे इनपुट की कॉस्ट ज़्यादा बढ़ गई होगी, या प्राइस बढ़ गई प्याज की, तो फिर वो जो नूडल्स है वो कम प्रोड्यूस कर रहा है वो। हाँ, तो मतलब बैलेंस आउट कर रहा है ना वो। पहले वो उसका प्रॉफिट मार्जिन 10 रुपये निकल रहा था वो नूडल्स बेचने में, पर अब अगर वो 50 रुपये की ऑनियन खरीदता था, अब वो 100 रुपये की ऑनियन खरीद रहा है। बट यहाँ पे तो अगर वो सेम क्वांटिटी देगा तो उसका तो लॉस जाएगा ना, तो वो क्या करेगा, इसको और लो कर देगा, तो उसका बैलेंस आउट हो जाएगा। क्योंकि उनका जो प्राइस है वो फिक्स है, टोटल प्राइस उनका फिक्स्ड है, तो चाहे रॉ क्वालिटी ऊपर नीचे कितनी भी हो। तो उन लोगों ने ऐसा जब मतलब एक फैक्टर का वो जो प्राइस बढ़ गया तो उन्होंने क्वांटिटी कम कर दी, कम कर दिया, बिल्कुल। जैसे तूने एनपेनलीबे की पैकेट खरीदी, बहुत सारी आई, उसमें 100 क्वांटिटी आती हैं। अब इनकेस चॉकलेट के दाम बढ़ गए या कोकोस के दाम बढ़ गए, तो फिर कंपनी क्या करेगी, उसमें से 2 पीस निकाल लेगी, सिर्फ 98 दिए करेगी, तो उसमें उनका कंपनसेट हो जाता है। तो अब देख, उसी केस में देख, क्वांटिटी रिड्यूस हो रही है बट प्राइस कंपनी सेम रख रही है ना। ये क्यों होता है? क्या पता इनपुट कॉस्ट बढ़ गई हो, क्या पता टैक्स बढ़ गया हो, क्या पता चेंज इन गोल आ गया हो। फॉर एग्जांपल उनका गोल चेंज हो गया हो, सीईओ डिफरेंट हो गया हो, उसने बोला हो कि भाई फॉर एग्जांपल अब रतन टाटा का एग्जांपल लो, रतन टाटा चैरिटी करते हैं, ठीक है, मैक्सिमम चैरिटी वाले में जाते हैं। अब उनका जो नेक्स्ट सीईओ आया फॉर एग्जांपल, मतलब इनका रतन टाटा का क्या है मोटो कि अपने को सर्विस देने की है, बट अगर उनका जो हियर आया, उनका जो वो आया नेक्स्ट जनरेशन, उसने ये सोचा कि भाई मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो उसने क्वांटिटी कम कर दी, एट अ सेम प्राइस क्वांटिटी या क्वालिटी रिड्यूस कर दी, इससे उसके पास पैसा बढ़ता जाएगा, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिक्रीज इन सप्लाई। और कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई क्या होगा, प्राइस भी
प्राइस भी रिड्यूस हो रहा है, क्वांटिटी भी रिड्यूस हो रही है, ठीक है, बस इतना।